हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 7 ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बच्चों, लास्ट लेक्चर तक हम लोग सेक्शन फार्मूला ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं और इस चैप्टर में जैसा कि मैंने आपको बताया था केवल एरिया ऑफ ट्रायंगल रिमेनिंग है। एरिया ऑफ ट्रायंगल से पहले आज हम लोग एनटीएससी में आए हुए क्वेश्चंस करेंगे जो कि सेक्शन फार्मूला के बेस पे पूछे गए थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, ये आप लोगों की एक्सरसाइज 3 है जिसको हम लोग एनटीएससी प्रॉब्लम्स प्रीवियस ईयर्स, ये एक सेक्शन है आपको सबको मॉड्यूल मिल चुका है और उसमें आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले भी हम लोग 7-8 क्वेश्चन जब डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था तब किए थे। ठीक है, रिमेनिंग क्वेश्चंस जो हैं वो आज करेंगे और जो बच जाएंगे वो एरिया से रिलेटेड है। वो ज़्यादा नहीं है, 4-5 ही होंगे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सेक्शन फॉर्मूला पे ही पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मॉड्यूल सबके पास है इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा। क्वेश्चन है, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट P 3,11/5 divides the line segment joining the points 5,0 and 0,4। क्वेश्चन ये है कि जो P पॉइंट है वो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसका नाम A रख लिया, इसका नाम B। तो मान लो ये तो है भाई आपका लाइन सेगमेंट AB। A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 5,0 है और B के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,4 और P जो पॉइंट है वो हमें गिवन है 3,11/5। ठीक है, जब हमें रेशियो फाइंड करना होता है तो हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि ये सपोज करो K/1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब चूंकि क्वेश्चन में रेशियो पूछा गया है और ऑप्शन में नन ऑफ दीज नहीं है, तो इसलिए आपकी यहां पर चॉइस है कि आप केवल x वैल्यू लेके k निकाल लो या y वैल्यू लेके निकाल लो। आपको दोनों से चेक करने की जरूरत नहीं है, मतलब आंसर तो आने ही वाला है। अगर ऑप्शन में नन ऑफ दीज होता तो फिर आपको x और y दोनों से वैल्यू चेक करनी पड़ती कि दोनों से k की वैल्यू सेम आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो फिलहाल तो यहाँ नन ऑफ दीज ऑप्शन नहीं है, इसलिए आप चाहे x से निकालो चाहे y से, सेम ही आना। तो ये तो हो गया आपका x1 y1, ये हो गया आपका x2 y2 और ये आपका xy। तो 3 = x ले रहा है तो k की मल्टीप्लाई किस में होगी, 0 में, k × 0 प्लस 1 × 5/k+1। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 3k + 3 = 5। सो 3k = 2, मतलब k = 2/3। इसका मतलब ये हो गया द रिक्वायर्ड रेशियो इज 2:3। आगे समझ में। तो आपका ऑप्शन हुआ A। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर रेस्पेक्टिवली 2/3 आ रहा ना, नहीं, जिस सीक्वेंस में दिया जाता है ना उसी सीक्वेंस में लेना होता है। जैसे 5,0 दिया पहले तो x1 y1 x2 y2 उसी सीक्वेंस में मानेंगे। नहीं, मैंने तो x से ही निकाला है ना। k x2 होता है ना, तो x2 कौन है, 0 ही है ना। गौरव कौन है। द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल ABC आर रेस्पेक्टिवली A -1,2, B 3,4 and C -5,2। D is the midpoint of BC, then the length of AD will be। देखो एक ट्रायंगल है भाई, ये ABC एक ट्रायंगल दिया गया आपको और इसमें वर्टाइसिस हमें गिवन है। A है -1,2, B है 3,4 और C है -5,2। D जो है वो BC का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो आपको BC का मिड पॉइंट लिखना है तो x कोऑर्डिनेट ऐड करो। देखो 3 में -5 ऐड करेंगे तो -2 आएगा,
-2/2 कितना हुआ, -1। 4 + 2 = 6/2 इज 3। तो डी के कोऑर्डिनेट आ गए -1, 3। समझ में आ रहा है। अब ए डी की लेंथ पूछी है, ए डी की लेंथ पूछी है मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। तो ए डी इज इक्वल टू √। अब इसको सोचो, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 + 1 0 हो जाएगा, और 2 - 3 इज -1 का स्क्वायर इज 1, और √1 क्या होता है, 1। सो आंसर इज 1। आगे समझ में। हाँ, एडी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, एडी जो है डिस्टेंस, देखो वैसे भी एक्स कोऑर्डिनेट सेम हो गया तो वाई कोऑर्डिनेट्स का जो डिफरेंस होगा वही आंसर है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग, फोर्थ करना है अभी। फोर्थ क्वेश्चन है द रेशियो इन विच एक्स एक्सिस डिवाइड्स इंटरनली द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो आंसर क्या होता है, -y1/y2। अब -y1/y2 करोगे तो क्या आएगा, -3/-2 यानी कि 3/2। तो आंसर आ गया 3:2। समझ में आया कि नहीं आया। दोबारा बताऊं कि क्लियर है, एक बार और बताऊं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा मैं, 3 तो पहले ही हो गया था। देखो फोर्थ में ये एक लाइन सेगमेंट दिया 5,3, ये तो मान लो पॉइंट ए है, और बी पॉइंट है -3, -2। अब ये आपका x1 y1 हुआ और ये आपका x2 y2। और क्वेश्चन में ये पूछा गया कि x एक्सिस पूछा ना, हाँ, x एक्सिस इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो क्या आता, -y1/y2, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बता रखा है ना आपको। तो -y1 की वैल्यू क्या है, 3, और y2 की वैल्यू क्या है, -2। तो कितना आ गया, 3/2, मतलब 3:2 के रेशियो में डिवाइड करता है x एक्सिस। अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछा होता कि y एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करता है तो क्या आता आंसर, -x1/x2, मतलब 5:3, तब ये आंसर हो जाता। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो एरिया से करेंगे। हालांकि ये डिस्टेंस फॉर्मूला से भी हो जाता, सेक्शन फॉर्मूला से भी हो जाता, लेकिन एरिया से करेंगे इजी रहेगा, इसलिए चूंकि अभी एरिया पढ़ा नहीं है तो अभी 5 जो 5th क्वेश्चन है आपका उसको ऑन होल्ड रखते हैं, एरिया के बाद लेंगे। बाकी पहले चारों क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। इसके बाद आ रहा है आपका 6th क्वेश्चन। 6th, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू आर। पी के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, -3, क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं -1, 7। द एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट आर ऑन द लाइन सेगमेंट पी क्यू सच दैट पी आर और पी क्यू का जो रेशियो है वो 3/5 है। देखो पी क्यू ये लाइन सेगमेंट है, राइट, और पी आर इज टू पी क्यू, पी आर बाई पी क्यू क्या है, 3/5। तो आर कहाँ है, आर कहाँ लेंगे, अच्छा बीच में लेंगे, गायत्री ऐसा बोल रही, बीच में ले लेते। तो यहां किसके पास लूँ, इधर यहां ले लूँ, चलो मान लो यहां आर लिया तो ये 3 हो गया, बराबर है, और ये पी क्यू 5 है। तो अगर ये 3 है और ये पूरा 5 है तो इसका मतलब ये 2 हुआ, तो मतलब आर जो है वो क्यू के पास में है ना, समझ में आ रही बात। तो आर जो है वो थोड़ा सा इधर की तरफ होगा, तो आर ये ले लो। तो अब आप देखो 3:2, तो पी आर बाई पी क्यू हो गया ना 3:5 का रेशियो। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया भाई। देखो अभी तक जो क्वेश्चंस आपने किए उसमें केवल ये देता था कि आर एक ऐसा पॉइंट है जो इसको इस रेशियो में डिवाइड करता है। वो इस बार ये ना देके, रेशियो ना देके आपको एक पार्ट का रेशियो दिया और पूरे लाइन सेगमेंट का रेशियो दिया है। तो अगर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि पी आर बाई पी आर प्लस आर क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि पी क्यू है पूरा,
पी आर अगर आप 3 ले रहे हो और नीचे पूरा 5 आ रहा है तो मतलब 3+2 ही हुआ ना, तो पी आर और आर क्यू का रेशियो तो कितना हुआ, 3:2 ही हुआ ना भाई, हुआ कि नहीं। अच्छा, इसमें आपको ये 4, -3 है और Q जो है वो -1, 7 है, तो R का केवल एब्सिसा पूछा गया है। मान लो ये x, y कोऑर्डिनेट होते इसके, तो एब्सिसा क्या होगा, x इक्वल टू, देखो ये आपका m है, ये n है, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। फॉर्मूला क्या है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, वैल्यू अप्लाई करो, 3 इंटू -1 -3 आ गया, और 2 इंटू 4 8 बाई 3 + 2 5/5 मतलब 1, तो एब्सिसा जो है इसका 1 आएगा। ये आपका 6th क्वेश्चन हो गया। 7th क्वेश्चन देखो, अच्छा कैसे, नहीं नहीं, जिसका -1 आ रहा है उनको बताने दो। ये 8 है और ये -3 है गौरी, तो ये प्लस का 5 हुआ, और 5/5 तो 1 ही होता है ना। चलो मिटा दूं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7, if the line joining the points is divided internally in the ratio by the line x + 2y = k, then the value of k is, देखो जो आज ही आप लोगों से फॉर्मूला पूछा था मैंने उसके ऊपर ये डायरेक्ट ये क्या बोला गया कि 2,3 और -1,2 को एक लाइन है x + 2y = k, ये x + 2y = k लाइन है, और ये इस लाइन सेगमेंट, मान लो इसका नाम ए बी है, इस लाइन सेगमेंट ए बी को 3:4 के रेशियो में डिवाइड करती है, तो k की वैल्यू क्या होगी, मान लो ये पॉइंट P है। अब देखो इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो। जब आपको ये लाइन पूरी गिवन होती है तो आपको रेशियो निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, अभी आपको रेशियो गिवन है तो भी आप उस प्रोसेस को एज इट इज फॉलो कर सकते हो। देखो रेशियो इक्वल टू यानी कि 3/4 इक्वल टू माइनस, अब आप क्या करो, जो पहला पॉइंट है वो लाइन में पुट कर दो, तो करो, x की जगह 2 और y की जगह 3, तो कितना आएगा 2 + 6 - k, ऐसे ही बनेगा कि नहीं। और अब दूसरा पॉइंट उठा के लाइन में पुट कर दो, क्या आएगा -1 + 4, नहीं y की वैल्यू 2 है तो 2 2 4 हो गया, -k, बोलो समझे कि नहीं समझे। बस अच्छे बच्चों की तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करो, k की वैल्यू फाइंड करो, आंसर। तो 3/4 इज इक्वल टू -8 - k बाई 3 - k, तो इसको -8 + k ऐसे लिख लो, माइनस के मल्टीप्लाई करके, बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -32 + 4k इज इक्वल टू 9 - 3k, तो 7k इज इक्वल टू 41 हो गया क्या, ये सही है क्या, ऐसे ही है क्या आंसर, इतना अजीब, 42 हो जाता तो कट जाता ना कम से कम। अच्छा है ठीक है, नहीं मुझे लगा कि ऐसे तो नहीं भाई कहीं 42 हो रहा हो, 7 से कट जाता ना फिर पूरा, ठीक है, 41/7 इज आंसर। इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, पी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते और वो पॉइंट जो है ना वो इस लाइन में पुट कर देते, सीधा के की वैल्यू आ जाएगी, ऐसे भी कर सकते हो बिल्कुल। ये आपका 7th हो गया, 8th हम पहले ही कर चुके हैं। 9th देखो, कौन सा, नहीं ये बिना एरिया के भी हो जाएगा, देखो भले ही इसमें एरिया लिखा हो, देखो 9th क्वेश्चन जो है इसमें क्या बोला गया है, द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज, हाँ ये तो एरिया का है ट्रायंगल का भाई, मैंने स्क्वायर पढ़ लिया था।
द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज 5 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, तो इसको भी एरिया तक होल्ड पे रखते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, 5वां और 9वां, ठीक है। 5th एंड 9th एरिया के बाद करेंगे। 10th हो गया था, अब आता है 11th। 11th क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है जैसा हमने अभी किया है। तो 11th में देखो क्या है, द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3, -4 and -5, 6 is divided by the line 3x plus 3y minus 1 equal to 0। ठीक है, रेशियो पूछा है बस खाली। देखो ये तो x1 y1 हो गया, ये x2 y2 और लाइन दे रखी है। तो ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन हो गई। तो किस रेशियो में डिवाइड करता है, सीधा सीधा ये पूछा है। तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या होता है बताओ, अब तो डायरेक्ट याद हो गया होगा, माइनस पहला पॉइंट उठा के लाइन में पुट करो। पॉइंट ध्यान रखना, जो जिस सीक्वेंस में आपको पेपर में दिया गया है ना, उसी हिसाब से पहला पॉइंट ही x1 y1 मानना है आपको। मान लो किसी का मन है नहीं, मेरे तो दूसरे पॉइंट को x1 y1 मानने का मन है, तो अगर रेशियो 3:4 आ रहा होगा तो 4:3 भी दे रखा होगा उसने ऑप्शन में। इसलिए पहले पॉइंट को ही x1 y1 मानना, जो भी पेपर में दिया है। तो ये x1 y1 है, इसको उठा के इसमें पुट करो, 9 -12 -1। दूसरा पॉइंट उठा के पुट करो, -15 + 18 -1। सही है गायत्री, समझ में आ रहा है कुछ? ओके, 9 - 13, माइनस का 4 बच गया, और ये प्लस का 18 है और माइनस का 16 है, तो प्लस का 2 बच गया। इससे इसका कल्याण हो गया, 2:1, 2/1 आएगा। यही रिक्वायर्ड रेशियो है। ओके, ये आपका हो गया 11th। तो पहले पेज में बच्चों कुल मिला के आपके 2 क्वेश्चन रिमेनिंग रहे, एक है 5th और एक है 9th, जो कि हम एरिया के बाद कवर करेंगे। सेकेंड पेज पे आ जाओ। हाँ, ये स्क्वायर वाला ये तो हम कर चुके 12 तो, और 13 जो है वो भी एरिया का है। ऐसे कोलिनियर दिया जाएगा तो एरिया से जल्दी समझ में आता है बच्चों को वो। हालांकि कोलिनियर वाले सारे क्वेश्चन आप डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला से भी कर सकते हो, लेकिन इजी रहता है एरिया से ही। डिस्टेंस फॉर्मूला थोड़ा लेंदी रह जाता है, क्योंकि हमें इसमें ये मालूम नहीं रहेगा ना कि कौन 2 का सम तीसरे के बराबर आने वाला है, एक ही टर्म में, इसलिए तो फिर केस बनाने पड़ेंगे। ओके, 14 हो गया था क्या? 14 नहीं हुआ था, 14 करेंगे। तो 13th को और मार्क कर लो, है ना, 13th एरिया का ही क्वेश्चन है। अब 14 पे आ जाओ। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ ए सर्कल इज 3, 4 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वन एंड्स ऑफ इट्स डायमीटर आर 5, 3, तो अदर एंड कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर एंड क्या होंगे? देखो कितना आसान क्वेश्चन है। ये एक सर्कल है, ये सर्कल है, और ये इसका एक डायमीटर है। इस डायमीटर मतलब इस सर्कल का सेंटर दिया है, मान लो वो C है, और डायमीटर में एक साइड के एंड पॉइंट गिवन है हमें। तो सेंटर तो है 3, 4, सही है, और ये है 5, 3। अब ये तो सब लोग मानते हो ना कि जो AB है उसका मिड पॉइंट ही C है नहीं? और मिड पॉइंट का या तो फॉर्मूला लगाओ कि हम इसको अल्फा बीटा मान लें और x = x1 + x2/2, y = y1 + y2/2 लगाएं, या थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लो और बिना फॉर्मूला लगाए आंसर आ जाएगा, क्योंकि एनटीएससी में आपका क्वेश्चन में समय कम रहता है। अब देखो यहाँ 3 लाना है, और इसको ऐड करके जब बाई 2 करते हैं तो 3 आना चाहिए, तो मतलब b क्या होना चाहिए? 1, क्योंकि 5 + 1 6 हुआ, बाई 2 3। अब यहाँ 4 आना है, और ये कितना है? 3, तो यहाँ कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए, क्योंकि 5 + 3 8 हुआ, बाई 2 आंसर। कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं। आगे समझ में? और अगर आपको फॉर्मूला ही लगाना है, मान लो किसी का मन नहीं मान रहा, नहीं हम तो चेक करेंगे सर, तो मानो भाई x2 y2 हो गई, ये जो आपको चाहिए, जो आपको गिवन है ये x1 y1 है और ये xy है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? x = होता है x1 + x2/2, y = y1 + y2/2। पुट द वैल्यूज। x क्या है? x1 क्या है? x2 क्या है? पता नहीं, बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 5 + x2 = 6, सो x2 = कितना आ गया? 1, तो x2 1 आ गया।
और अब यहाँ भी फॉर्मूला लगा दो, y कितना है 4, y1 क्या है y2 पता करना है बाई 2 बाई 1 क्रॉस मल्टीप्लाई 3 प्लस y2 इक्वल टू 8, तो y2 कितना हुआ 5। देखो है कि नहीं, इजी एकदम। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा ही आसान है वैसे, और एनटीएससी में तो बहुत स्कोरिंग रहता है, 2-3 क्वेश्चन तो आप मान के चलो आएंगे ही आएंगे पक्के तौर पे। अच्छा अब आ जाओ भाई 15th क्वेश्चन पे, ये एरिया का है क्वेश्चन। अब आ जाओ 16 पे। देखो 16 में फिर से आपको एक लाइन दे रखी है 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0, और एक लाइन सेगमेंट दिया है ए बी को ज्वाइन करने वाला, ए है 1 3 और बी है 2 7। तो ये पूछा है कि ये लाइन इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करती है। अब तक तो रट गया होगा यार फॉर्मूला है, तो ये क्या है x1 y1 और ये है x2 y2। बताओ क्या होगा, रेशियो रिक्वायर्ड रेशियो इक्वल टू माइनस, फॉर्मूला में गड़बड़ मत होने देना, माइनस से स्टार्ट होता है और वो माइनस पूरे के लिए है। अच्छा पहला पॉइंट उठा के लाइन में पुट करो, 3 प्लस 3 माइनस 9, इतना ही हुआ। और दूसरा पॉइंट उठा के लाइन में पुट करो, 6 प्लस 7 माइनस 9, कितना बच गया ऊपर -3, और नीचे ये तो -3 बचा, और 7 और 6 13, मतलब 4 बच गए, तो 3/4। तो रिक्वायर्ड रेशियो इज 3:4, ठीक है। मतलब 10 से 12 सेकंड लगेंगे आप लोगों को आंसर पहुंचने में, और तरीके से जाओगे तो फिर टाइम लगेगा, तब तक बाकी लोग निपटा लेंगे पेपर। तो एक क्वेश्चन करते रहोगे फिर। हाँ 17 ऑलरेडी डन, 18 में आ जाओ। अब तो बारिश भी रुकी हुई है यार, तुम लोग कर रहे हो कुछ मॉर्निंग वॉक वगैरह कि नहीं कर रहे? ये नींद का मजा उठा रहे पूरा, करना चाहिए, करो यार, मानना चाहिए तुम लोगों को अपने टीचर्स की बात। हाँ करो, जल्दी उठा करो, काम आएगा, अभी से हैबिट बनाओ। ओके चलो भाई 18th क्वेश्चन देखो। 18 शिवम कितने बजे उठ रहा भाई? 11:30 बजे? 8 बजे तक तो धूप निकल जाती है यार। मतलब एक एक बात ऐसा, मतलब एक वो है स्टेटमेंट कि अगर सूरज की तरह चमकना है ना तो सूरज उगने से पहले उठना पड़ेगा। तो रात्रि जागरण बंद करो और टाइम पे सोया करो, टाइम पे उठा करो, टाइम घटाओ भाई थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। नहीं नहीं, नींद तो सुबह सबको ही आती ना, वही चीज तो है जो तुम लोगों को आज थोड़ा सा कष्ट रहेगा उस चीज के लिए, लेकिन आगे काम आएगा ना, करना पड़ता। मैं देखो तुम लोगों को बताता हूँ, मैं अपने लिए 9 10 से लेके 12 तक रोजाना रात में 10 बजे सोता था और सुबह 3 बजे उठता था। 3 बजे मतलब 5 घंटे पूरा। हाँ नहीं, 5 घंटे सोना गुड, लेकिन उसमें अंतर रहता। अगर आप रात को मान लो 1 बजे सो रहे हो या 2 बजे सो रहे हो और आप 8 बजे उठ रहे हो, तब आप उतने फ्रेश नहीं उठोगे, लेकिन घंटे तो आपके 5 ही हुए ना, 5 6। जबकि अगर आप 10 11 बजे तक सो जाते हो और 4 बजे उठते हो, पूरा दिन फ्रेश रहोगे। ये डिफरेंस है। नहीं आती, 1-2 दिन आएगी बस। और एक बात सुनो, आगे चल के जब आप लोग अपने जो एग्जाम्स देंगे जनरली, वो चाहे वो जेई के हों चाहे वो एनटीएससी का होगा, उसका टाइमिंग 9 से 12 या 2 से 5 ऐसा रहता। तो जो बच्चे रात को लेट तक पढ़ते हैं तो सुबह सुबह 9 से 12 में कैसे कोप अप करेंगे? उनकी तो बॉडी और माइंड आधा सोया रहेगा तब तक, और जब तक सही से आँख खुलेगी तब तक एग्जाम निकल चुका होगा। तो टाइम पे करो ना सब लोग सारा काम अपना, ठीक है। और बॉडी लैंग्वेज में अंतर दिखेगा यार।
जो लोग सुबह उठ के पढ़ते हैं या वॉक वगैरह करते हैं उनके एनर्जी का लेवल और रात भर पढ़ने वाले बच्चों की एनर्जी का लेवल में अंतर दिखता है, चेहरा देख के पहचाना जा सकता है, इतना डिफरेंस रहता। इसलिए वो बच्चों वाली जो साइन है ना चेहरे की वो भी तो बनी रहनी चाहिए ना भाई। नहीं तो ऐसा लगा भाई कितनी चिंता में जी रहा है यार ये, इसके ऊपर कौन सा लोढ़ा रखा है ऐसा, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो तो 18th क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। देखो 18 में क्या बोला गया है, पॉइंट P डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A 2,1। ये सवाल आप लोग करोगे अभी, बहुत बढ़िया। B जो है वो 5,-8 सच दैट AP इज टू AB। देखो फिर से पूरा रेशियो दिया इस बार भी, ये मतलब ऐसा ही क्वेश्चन है जो पहला ही क्वेश्चन किया था हमने अभी पूरा पूरा दिया है ना। P lies on the line 2x plus y plus k equal to 0, find the value of k। पहले P निकाल लेते हैं, बाद में वो तो डाल देंगे इसमें, है ना। अब आप देखो ये AB है और P जो है AP इज टू AB, AP इज टू AB का रेशियो 1:3 है, तो मतलब P कहीं यहाँ होगा जो इसको 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, तभी तो AB पूरा 3 हुआ। ये मतलब सही अप्रोच है क्वेश्चन को देने की कि वो AP इज टू PB ना दे के AP इज टू AB दे देता है, ये बढ़िया है। तो आपको खुद सोचना है कि किस पहले तो रेशियो बनाओगे उसके बाद आगे क्वेश्चन करोगे। तो A के कोऑर्डिनेट है 2,1, B के कोऑर्डिनेट्स हैं 5,-8, ये आपका M और N हो गया, और आपको P के कोऑर्डिनेट चाहिए पहले, x y मान लिए। तो बताओ गायत्री फॉर्मूला क्या था, x इक्वल टू, नहीं मिड पॉइंट का लगेगा क्या यहाँ, देख के बोल दे फॉर्मूला। m की मल्टीप्लाई x1 में कैसे होगी, इधर के इधर ही होती क्या, इधर वाला इधर जाता है ना और ये इधर आता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n एंड y इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। फटाफट कैलकुलेशन करो, x और y की वैल्यू बताओ। x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 आ रही है और y कितना आ रहा है -2। जब आपके पास एक्स वाई आ गया यानी कि P के कोऑर्डिनेट आ गए 3,-2। अब क्वेश्चन में ये बोला गया कि क्यों, अच्छा नहीं वो पहले किया था ना अपन ने, लाइन दे रखी है, नहीं वो ऑलरेडी कर चुके ना हम उस तरीके से एक क्वेश्चन, तो सेम क्वेश्चन को करने का एक दूसरे तरीका समझ रहे हैं। इस बार P के कोऑर्डिनेट निकाल के कर रहे हैं, उसमें डायरेक्ट भी यूज कर सकते थे, रेशियो गिवन है। तो P जो है इट लाइज ऑन द लाइन 2x प्लस वाई प्लस के इक्वल टू 0। ठीक है गौरव, तो पुट करो 6 - 2 प्लस के इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू -4, यही आंसर है। और डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो, रेशियो दे रखा था आपको, पॉइंट दे रखे हैं, लाइन दे रखी है, सीधा पुट कर दो जैसे अभी किया था। 18 के बाद में भाई 19 तो एरिया का है, लेकिन ये एक्चुअली एरिया का होके भी आप लोग इसको कर सकते हो, पता है। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, 19 में भले ये एरिया का है लेकिन आप इसको कर सकते हो। द एरिया, बोलो नहीं, देखो जिस सीक्वेंस में आपको पॉइंट दे रखे हैं उसी सीक्वेंस में आप x1 y1 x2 y2 मानो, सिंपल, फिर कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं। किसका इंटरसेक्शन निकालना, हाँ बी दिया है, पूरी बात खुल के बता शिवम,
अगर बी दिया है तो क्या होगा, बी दिया है तो इंटरसेक्शन फॉर्मूला क्या करना, मतलब पी लाइज ऑन, नहीं नहीं कंफ्यूज मत करो, बोलो एक बार खुल के बता क्या कहना, क्या चाह रहा है। लाइन इंटरसेक्शन का फॉर्मूला कौन सा है? अच्छा डायरेक्ट पुट करने वाला, हाँ तो उससे कर सकते हैं ना बिल्कुल। देखो अभी ऐसा ही सेम क्वेश्चन आया था ना, तो पहले हमने उसी से किया था और वहां ये बताया था कि पी के कोऑर्डिनेट्स निकाल के भी उस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। अब फिर से ऐसा ही एक क्वेश्चन आ गया, तो इस बार क्या किया, पी के कोऑर्डिनेट निकाल के कर दिया। लेकिन ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हमें रेशो गिवन है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे ये 1:2 दिया तो 1/2 इज इक्वल टू माइनस। अब आप क्या करो, ये पहला पॉइंट उठा के लाइन में पुट कर दो, तो 4 + 1 + k, 4 + 1 + k। अब दूसरा पॉइंट उठा के पुट कर दो, 10 - 8 + k, 10 - 8 + k, ठीक है। तो 1/2 इज इक्वल टू माइनस, ये तो हो गया 5 + k और ये हो गया 2 + k। हाँ क्या करूं, 2 की हाँ ये ऐसे होता है ना, ऐसे होता है ये। नहीं ऐसे अपने पास चॉइस थोड़ी रहती है कि जिसमें मर्जी आए करो, जो रूल है उसके हिसाब से करना पड़ेगा ना, पूरे में ही करना पड़ेगा इसकी मल्टीप्लाई। हाँ ये चॉइस जरूर है कि या तो न्यूमरेटर में पूरे में कर लो या डिनोमिनेटर में पूरे में कर लो, ये चॉइस जरूर है। हाँ एक में कर सकते हैं, नहीं वैसा नहीं बोल रहे हो। हाँ क्यों नहीं कर सकते, पूरे में जाएगा, करते ही हैं वैसे ही कर रहे। तो करो मल्टीप्लाई, चलो कर, किधर करना बताओ, ऊपर करना कि नीचे करना मल्टीप्लाई। तो -5 - k हो गया ये बाई 2 + k, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2 + k इज इक्वल टू -10 - 2k, 3k इज इक्वल टू -12, k इक्वल टू -4, ऐसे भी आ जाता, ठीक है। तो जो 19th क्वेश्चन है, 19th क्वेश्चन का केवल डायग्राम बनाओ। 19th क्वेश्चन में द एरिया ऑफ द फिगर फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स, ऐसा बोला है ना। आप पहले केवल कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इन पॉइंट्स को लोकेट करो, करो लोकेट। देखो एक तो है लाइन x = 0, x = 0 कौन सी लाइन होती है, y एक्सिस, और y = 0 कौन सी होती है। तो मतलब हमें एक तो y एक्सिस बनाना है, एक x एक्सिस बनाना है, ये बन गए y = 0 x = 0। एक हमें x = 3 बनाना है, तो x = 3 लाइन ये होगी, ये मान लो 3,0 वाली लाइन है ना, तो ये इस लाइन पे x तो 3 रहेगा हमेशा, तो ये लाइन होती है x = 3। और एक लाइन कौन सी है, y = 4, तो y = 4 ये लाइन हो गई 0,4 से जाने वाली x एक्सिस के पैरेलल। इस लाइन पे y की वैल्यू हमेशा 4 रहेगी, y = 4 देने का मतलब y फिक्स हो गया 4 रहेगा, x बदल सकता है। x = 3 देने का मतलब हो गया x 3 रहे हमेशा, y कुछ भी रहे। तो अब आप इसको देखो कि ये जो फिगर बना है इन चारों लाइन से, ये क्या बना, ये रेक्टेंगल बना। इसकी लंबाई कितनी है 3, चौड़ाई होगी 4, मल्टीप्लाई करेंगे एरिया आ गया 12, आंसर। एरिया ही पूछा था जो, ओके
20 में 2 पॉइंट दे रखे हैं x1 y1 x2 y2 टाइप के, और ये पूछा कि इस लाइन सेगमेंट को y एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो y एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करता है, -x1 y x2, फॉर्मूला है ना, डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। तो कुल मिला के हाँ दिया ना इंटीजर भी, x = 3 y = 4। हाँ 0 दिया है, फिर तो उसमें क्या दिक्कत आ रही। मान लो ऐसा दिया तो बोलना कुछ भी इंटीजर बोल जो तेरे मन में है। x = 2 बोल, हाँ हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो x = 2 ये लाइन हो गई, ये x = 2 है, ये 2,0 से जा रही है, ठीक है, ये x = 2 लाइन हुई। y = 3 ये लाइन हो गई, x = 4 ये लाइन हो गई, y = 5 ये लाइन हो गई। यानी कि जो डायग्राम बनेगा वो ये बनेगा चारों लाइन से कॉमन। तो समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो x = 2 ये लाइन है, ये लाइन x = 3 है, ये लाइन y = 4 है, और ये लाइन y = 5 है। तो इन चारों लाइंस के बीच का जो फिगर बना, जो चारों लाइंस में कॉमन है, वो यही तो बना जो शेडेड रीजन बना है। अब ये इसकी जो लेंथ है 2 और 3 में 1 आया, और 4 5 में ये भी 1 आया, मतलब ये बना स्क्वायर। तो इसका एरिया जो हुआ वो 1 हुआ। और कोई सवाल मन में, नंबर बदलना हो कुछ। हाँ अगर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, चलो 3 ले लो तो फिर रेक्टेंगल बन गया, 2 आ जाएगा, मतलब ये तो 1 ही रहेगा, ये 2 आएगा तो एरिया 2 आ जाएगा, तब रेक्टेंगल बन गया। उससे क्या फर्क पड़ रहा है, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए क्या हो रहा है। नहीं समझे क्या बोल रहा है। हाँ मतलब एक्स और वाई दोनों भी हो। बोल के बता क्या क्या लिखूं, बोल। C = 0। एरिया हाँ तो उससे भी निकाल सकते हैं ना, उसमें भी क्या प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन उसके लिए क्या होगा कि हमें कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, और जब कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे तो उस जो फिगर बनेगा उसका एरिया कैसे निकालना है वो अभी सीखना बाकी है, क्योंकि अभी तो हमने ट्रायंगल का भी नहीं सीखा। देखो अगर कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं वो हमारा पार्ट बचा है अभी। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल बने, पेंटागोन बने, इवन कोई भी पॉलीगोन बने n वर्टेसिस वाला भी, उसका एरिया भी निकाल सकते हैं हम, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल तक तो मैं तुम लोगों को सिखाने वाला हूँ। पेंटागोन, हेक्सागोन या पूरा का पूरा पॉलीगोन का एरिया, उसको सीखने के लिए 11th में जाना पड़ेगा, ठीक है। ओके तो बस ठीक है, आज की क्लास में 20 क्वेश्चंस करते हैं। आपके एक्सरसाइज 3 में टोटल 9 क्वेश्चंस रह गए रिमेनिंग। इनमें से भी 3-4 पहले कर चुके हैं, बाकी जो हैं वो आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो एरिया को छोड़ के सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो गए, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एरिया कवर करेंगे और फिर ये रिमेनिंग क्वेश्चंस भी ले लेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा अच्छे से। सो बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।